हेलो एवरीवन, एग्ज़ाम मेडिसिन चैनल में आप सभी का स्वागत है। बात करेंगे मुख्य सेविका डीवी रिजल्ट को लेकर, साथ ही कई सारे आपके प्रश्न हैं उसको इसमें सॉल्व करेंगे। आज के न्यूज़पेपर में भी मुख्य सेविका से रिलेटेड आपकी न्यूज़ आई हुई है, जिसमें मुख्य सेविका के भर्ती परिणाम को जारी करने के लिए कोर्ट का जो ऑर्डर आया है उससे संबंधित न्यूज़पेपर में अमर उजाला, प्रयागराज में भी आया है और अन्य पेपर में भी आपको देखने को मिलेगा। जो भी न्यूज़ आई है मैं टेलीग्राम पर भी शेयर कर दूंगी और अभी आपको दिखाऊंगी भी कि इसमें क्या चीज़ें हैं। तो जो लोग भी डीवी रिजल्ट का इंतज़ार कर रहे हैं, बहुत जल्द आपका डीवी रिजल्ट जारी हो सकता है। मान के चलिएगा आज आपका फ्राइडे है, ठीक है, 15 है, और आप देखेंगे कि आने वाला जो मंडे है, मंडे से संडे के बीच में भी रिजल्ट जारी किए जा सकते हैं। तो निश्चिंत रहिएगा, जल्दी ही रिजल्ट जारी होंगे। अब रिजल्ट जारी होने वाला है आपका डीवी का, तो बहुत सारी तैयारियां हैं जो आपको कर लेनी चाहिए। और कितने नंबर हैं आपके, तो आप डीवी की तैयारी कर लें। अगर क्या क्या इसमें सर्टिफिकेट, मार्कशीट की ज़रूरत पड़ती है। और कुछ लोग पूछ रहे थे सैलरी को लेकर, तो वो भी बताऊंगी। कुछ अभ्यर्थी ऐसी हैं जिनका कि बीए होम साइंस जो है मतलब बीएससी से हैं, बीएससी होम साइंस है, और बीए में होम साइंस यानी गृह विज्ञान था। उनको क्या चीज़ें करनी है, सब कुछ आपको इसमें आपके क्वेश्चन के जो है सारे आंसर मिल जाएंगे। इसके अलावा जो भी आपकी क्वेरी होती है आप पूछ सकते हैं, कमेंट सेक्शन में बताया जाएगा आपको। और इस भर्ती परीक्षा से जुड़े हर एक चीज़ जो भी संभव हो सकेगी आपको सब कुछ क्लियर किया जाएगा, क्योंकि मेरे भी अकॉर्डिंग कुछ लोग हैं जो कि शामिल हैं और मैं उनको भी जान रही हूँ। तो आपको सूचना जो भी मिलेगी ऑथेंटिक ही मिलेगी इससे रिलेटेड। ऐसा नहीं है कि इस भर्ती के बारे में कुछ नया है, मैं पहले भी आपको हमेशा से सूचित करती आई हूँ समय समय पर जब भी जो भी ज़रूरत पड़ी है। आइए देखते हैं कि करके बातें करते हैं। सबसे पहले मेरा सभी जितने भी इसमें अभ्यर्थी जुड़ी हुई हैं, आपको यही कहना है, किसी को डरने की ज़रूरत नहीं है। डरने का ज़रूरत क्यों नहीं है इसको समझिए पहले। कुछ ऐसे हैं अभ्यर्थी जो कि आपको बता रही हैं कि जैसे उनका 72 नंबर है, कोई नहीं, उनका होगा भी, मान लीजिए होगा। आपका 60 है, किसी का 55 है, किसी का 45 नंबर है। मैं कैटेगरी के नाम नहीं ले रही हूँ, किसी भी कैटेगरी की बात कर रही हूँ। किसी का क्या है कि 52 है, ठीक है, कुछ 30 हैं, कुछ 35 हैं। इस तरीके से सभी कैटेगरी के हैं मार्क्स, और आप लोग पूछते हैं। मेरे ख्याल से किसी को भी डरना नहीं है। क्यों नहीं डरना है? आप यूपीएससी अधीनस्थ सेवा चयन आयोग का जो फंडा है एग्ज़ाम लेने का और फाइनल सिलेक्शन देने का, कुछ अलग ही है, सबसे अलग है। और इसमें कोई ये नहीं जानता कौन पास है कौन फेल है, क्या है कैसे नहीं, क्योंकि आपके मार्क्स तो मिले ही नहीं ना। वो तो आपने अपने नंबर जो गेन किए हैं वो आपने आंसर की से मैच कराए कि भाई मेरे तो 66 नंबर है, मेरे 65 नंबर है, इस तरीके से हैं। और लेकिन क्या चीज़ें हैं, कैसे हैं, वो चीज़ तो बाद में ही पता चलती है। और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन से कोई ये तय नहीं होता कि वो आपकी फाइनल कट ऑफ होगी। जैसे मान लिया कि 50 नंबर पे बुला लिया गया डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन को, किसी कैटेगरी को, तो आप ये मत समझिएगा किसी पे सिलेक्शन होगा। और आपका मान लीजिए 49 नंबर था आपके अकॉर्डिंग, और आपने जोड़ रखा था मेरा 49 है, मुझे नहीं जाना है। हो सकता है आपका भी रोल नंबर उसमें देखने को मिले, क्योंकि ये नॉर्मलाइजेशन की प्रक्रिया बहुत ही खतरनाक होती है, हर एग्ज़ाम में होती है। रेलवे, सीजीएल, एसएससी सीजीएल, ये सब एग्ज़ाम में तो आप देखेंगे, अगर आप जानती होंगी, आपके फैमिली मेम्बर्स में से कोई होंगे या आप भी तैयारी में होंगी, तो आपको इतना ज़रूर पता होगा कि फ़र्क 10 नंबर तक का आ जाता है कभी कभी। किसी किसी में तो रेलवे में मैंने खुद देखा है कि 15-15 नंबर के होते हैं। और जो मैं ये चीज़ें बता रही हूँ आपको बस ऐसे नहीं है, आप चाहें तो सर्च कर लीजिएगा, ये बात सही बता रहे हैं आपको, ऐसा होता है। तो क्या आपके एग्ज़ाम में भी नॉर्मलाइजेशन में इतना कुछ हो सकता है? लेखपाल का जो रिजल्ट जारी हुआ उसमें देखिए मार्किंग कैसे हुई। अभी 2016 की अभी भर्ती थी, कंबाइंड टेक्निकल सर्विस एग्जाम के नाम से, सम्मिलित तकनीकी सेवा परीक्षा 2016 की थी। 8 वर्षों के बाद उनका जो है संघर्ष समाप्त हुआ। काफ़ी लड़े वो लोग, तब जाके इनका रिजल्ट आया है, और इसमें भी नॉर्मलाइजेशन की प्रक्रिया अपनाई गई थी। और आप देखेंगे कि उनका भी फाइनल जो हुआ, बहुत अभी मेरे जो ही चैनल पे मैं शुरू से उनको जो भी नोट्स थे पढ़ाने से रिलेटेड वो भी मैंने दिए, मटेरियल और भी चीज़ें। आप देखेंगे कमेंट सेक्शन में बहुत अभ्यर्थी आते हैं, वो बताते हैं कि मैम मेरा तो 72 नंबर था और कट ऑफ तो जो है 70 गई, मेरा क्यों नहीं हुआ। तो ये होता है। तो इसीलिए मेरा कहना है सभी बहनों से है कि आपको डरना नहीं है। यहाँ कब किसका होगा कोई नहीं जानता है। आप अपने अनुसार चल रहे हैं, आयोग अपने ही अनुसार चलेगा, ठीक है। तो ये चीज़ें हैं, तो धैर्य रखिएगा, किसी को नहीं डरना है। कोई आपसे कहता है मेरा 70, 80, 90 नंबर है, तो ठीक है, उनका है, आपका जितना है उसी में संतोष करिए। जो करना था आपने कर लिया है वहाँ पर, अब नहीं उसमें कुछ फेरबदल हो सकता। अब तो करना क्या है, अब डीवी की तैयारी करनी है, जोश से करिए, आराम से, ठीक है। और आइए देखिए क्या क्या चीज़ें हैं जो कि आपको जो है रख लेनी चाहिए ज़रूरी में।
तो कितने नंबर है तैयारी कर ले, मैंने जैसा कि बता ही दिया आपको कि अभी इसको नहीं मान के चलना, और एग्जैक्ट तो कट ऑफ अभी आ ही जानी है आपकी 1 हफ्ते के अंदर, तो उसमें देख लिया जाएगा। और कट ऑफ से रिलेटेड मैंने वीडियो आपको ऑलरेडी दी है, उसको भी आप देख सकते हैं चाहे तो, बाकी तो आपको जानकारी होगी ही। आगे देखेंगे हम कि डीवी के लिए कौन कौन से प्रमाण पत्र, मतलब कौन कौन से सर्टिफिकेट्स हैं जो कि ज़रूरी होते हैं, इसको एक बार को आप समझ लीजिएगा अच्छे से। देखिए, अगर आप जनरल कैटेगरी के हैं, यूआर कैटेगरी के हैं, तो आपको पता है कि आपका कास्ट सर्टिफिकेट वहाँ नहीं लगता है ना। मेन मैं बात कर रही हूँ कैटेगरी वाइज की, जो कैटेगरी में आते हैं। जैसे बात कर लूँ ओबीसी की, एससी कैंडिडेट की, एसटी कैंडिडेट की, ठीक है। और जैसे मान लीजिए पीएच है, कोई हैंडीकैप्ड, फिजिकल हैंडीकैप्ड की श्रेणी में आ रहे हैं, सबका अपना अपना सर्टिफिकेट। ईडब्ल्यूएस की बात करूँ, ईडब्ल्यूएस, ये जो मैंने कैटेगरी कुछ लिखे हैं, इन सभी किसी भी कैटेगरी में अगर आप आ रही हैं तो आपके पास क्या होना चाहिए, निवास प्रमाण पत्र होना चाहिए, ठीक है। और क्या, जाति प्रमाण पत्र, जाति मतलब आपका कास्ट सर्टिफिकेट, ये दोनों होने चाहिए। कुछ परीक्षाएं ऐसी हमारी होती हैं कि जो आपकी क्लोजिंग डेट होती है उसके बाद का मान्य नहीं होता है और उसके पहले का ही लेते हैं, तो आपको अभी कुछ परेशान नहीं होना है। आपके पास अगर है तो सही है, नहीं है तो बनवा लीजिए, अभी कुछ भी अभी समय है, अभी बनवा लीजिए, ना हो तो ज़रूर बनवा लेंगे कास्ट सर्टिफिकेट, ठीक है। और एक बात और है, ये आपको तो अच्छे से जानकारी होगी कि जो फीमेल कैंडिडेट होती हैं, पूरी तो उसमें फीमेल है ही है, फीमेल कैंडिडेट का सेंस मेरा यहाँ पर है जाति प्रमाण पत्र से आपके 2 हो जाते हैं। कुछ अभ्यर्थी ऐसी होंगी कि उनके फादर नेम और हस्बैंड नेम में कुछ आपको फ़र्क समझ में आ रहा होगा। मतलब पहले आपका जो एड्रेस था आपके फादर के नाम पे चलता था, अब शादी हो गई तो आपके हस्बैंड के नाम पर होगा, तो उससे कोई इशू नहीं आता है। सबसे पहली बात ये समझ लीजिएगा। निवास पहले आपके फादर के यहाँ था तो वहाँ का था सब कुछ, ठीक है, डॉटर ऑफ के नाम से। अब आप यहाँ पर हैं तो जो है केयर ऑफ लगवा लिए होंगे या जो भी, तो उस हिसाब से होगा, तो उसमें कोई परेशान होने वाली बात नहीं है। तो इस समय प्रेजेंट टाइम पे आप जहाँ की हैं, अगर आप मैरिड हैं तो जहाँ की आप रहने वाली हैं, अभी आपका जो है ससुराल जिसको कह सकते हैं जहाँ पर है, वही आपका लगेगा। दूसरी बात, जो कास्ट सर्टिफिकेट होगा, जो जाति होगी हमारी, जाति प्रमाण पत्र, ये आपके हमेशा फादर की लगती है, आपकी जाति नहीं बदलती है। सपोज करिए कुछ ऐसे अभ्यर्थी होंगे इंटर कास्ट मैरिज में शादी हुई होगी, ठीक है, मतलब उन्होंने जो है अपने जो आपका कास्ट रहा होगा उससे चेंज कास्ट में अगर आपने शादी की तो आपका कास्ट नहीं बदलेगा, आपका वही रहेगा जो आप थी पहले भी, ठीक है। तो आप अपने सिर्फ फादर का ही बनवाएंगी, ये ठीक है, कॉमन आपका हो सकता है किसी इतने अभ्यर्थियों में से किसी के साथ ऐसा हो, तो ये बहुत बड़ी बात नहीं है, आम चीज़ें हैं, तो ये चीज़ आपको कर लेनी है, ठीक। 2 सर्टिफिकेट मैंने बताए जो बनवाने पड़ेंगे आपको। और अब रही बात 10th की, तो जाहिर सी बात है आपने 10th पास किया होगा तभी आगे की आपने पढ़ाई करी, तो 10th सबके पास होगा। 12th की डिग्री होगी आपके पास जो, और उसके बाद आपका बीए, ठीक है, बीए यानी ग्रेजुएशन के लिए। अगर किसी ने बीएससी किया है, अब यही बात कर लेती हूँ तुरंत, बीएससी होम साइंस के लिए, तो बीएससी होम साइंस की भी जितने भी बहनें हैं वो परेशान ना हो, आप जाइए आराम से डीवी दीजिए, ठीक है। आपके पास यहाँ बीए की जगह आप बीएससी का अपना ले जाएंगी, ठीक है। और बाकी जो होगा वो फाइनल होने पर ही पता चलेगा कि रखना है कि नहीं रखना है। वैसे मान के चलिए मुझे नहीं लगता हटाया जाएगा क्योंकि अभ्यर्थी ही इतने कम हैं, ठीक है, तो हो सकता है कि आप भी अंदर ही होंगे। दूसरी बात, जो अभ्यर्थी पूछ रहे हैं कि मैंने 2 साल ही किया है और 3 साल किया है, किसी ने जैसे समाजशास्त्र 3 साल पढ़ा है, फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर, थर्ड ईयर, और किसी ने सिर्फ 2 साल पढ़ा एक है और नहीं 1 साल क्विट कर दिया, मतलब फाइनल में एक ही सब्जेक्ट चूज़ करना था, मतलब 3 पढ़ते हैं, बाद में हमें 1 ड्रॉप करना पड़ता है, तो कोई दिक्कत नहीं है, सबका होगा इसमें, ठीक है। ऐसा तो टीचिंग में भी होता है यूपी के अंदर, तो इससे कोई दिक्कत नहीं आएगी। तो ये चीज़ें आपको समझ में आ गई होंगी कि आपको सर्टिफिकेट क्या क्या अनिवार्य है। मैंने जैसा कि फिर से मैं रिपीट कर देती हूँ आपको, क्या होना चाहिए, 10th 12th बीए या बीएससी जो है आया आपका, अभी तो उसमें अब बीएससी किए हैं तो उसको बीए तो कर नहीं लेंगे ना तुरंत, और उससे कुछ करने से कुछ होना नहीं है, तो जो है वो ठीक है। आप परेशान ना होइए सबसे कि मैं यहाँ पूछूँ देखिए उन्होंने क्या बताया, ऐसा कुछ नहीं होता, आप खुद समझदार हैं, आप समझ सकती हैं कि क्या करना है, ये चीज़ें आपको कर लेनी है। अब दूसरी बात कर लेते हैं आपके जो है सर्टिफिकेट की। मैंने बताया कि निवास प्रमाण पत्र और जाति प्रमाण पत्र 2 चाहिए, इनकम सर्टिफिकेट नहीं लगता है, ठीक है, इनकम सर्टिफिकेट जो है वो नहीं लगता है, इसको आय प्रमाण पत्र कहते हैं। आप स्कॉलरशिप जब भर्ती नहीं होंगी अपने स्कूल कॉलेज में तो आय प्रमाण पत्र लगता था ना, यहाँ कोई ज़रूरत नहीं है। और आपकी फ़ोटो लगेगी ही, फ़ोटो अपनी रख लीजिएगा पासपोर्ट साइज की, तो कॉमन चीज़ है। और जितने भी आपके पास पेपर हों, मतलब जो भी डॉक्यूमेंट मैंने बताए सबकी फ़ोटो कॉपी आपके पास होनी चाहिए, कम से कम 5 सेट,
करा के रख लीजिए, ज़रूरत पड़ेगी आपको। तो ये सारी चीज़ें हैं जो कि बेसिक हैं और ये ज़रूरत पड़ेगी। एक बात और बता दूं, कुछ ऐसे अभ्यर्थी होंगे, मान लीजिए ऐसा मैं मान के चल रही हूँ कि डीवी देने गए और एक सर्टिफिकेट कोई भूल गए, नहीं है उनके पास, तो क्या वो उनका सिलेक्शन नहीं होगा? ज़रूर होगा। क्यों? क्योंकि आपको वहाँ लिखित रूप में वो लिखवा लेंगे कि आप जो है वो सर्टिफिकेट देंगी तो उसके आगे आपकी प्रक्रिया चलेगी। तो ऐसा नहीं है, वो भी समझते हैं कि हो सकता है मिस्टेक, कभी कुछ भूल गया तो घबराइएगा नहीं, वहाँ पर ऐसा कुछ नहीं होता। आपको सामान्य तौर पर टोकन दिया जाएगा, आप अंदर जाएंगी, वेरिफिकेशन होगा, कोई इंटरव्यू थोड़ी है आपका कि आप परेशान होंगे। तो ये सारी चीज़ें इसमें आपको ध्यान रखना है। अब बात कर लेते हैं, कुछ ऐसे होंगे जिसके मार्कशीट सर्टिफिकेट पे त्रुटि होगी, यानी गलती होगी। जैसे किसी के फादर के नाम में स्पेलिंग में कुछ एरर होगा, हिंदी में नाम कुछ और होता है, इंग्लिश में कुछ नाम और हो जाता है, आपके नाम में कुछ प्रॉब्लम होगी, जैसे हाई स्कूल में कुछ है, बीए में गई तो कुछ और हो गया। इस सब के लिए कोई खास फर्क नहीं पड़ेगा, आप अपनी ओरिजिनल आईडी को ही रखिएगा। दूसरा, आप एक एफिडेविट बनता है कचहरी में, कहीं पे भी जहाँ पर हैं आप बता दीजिएगा उस वकील को जाके कि ये हमको समस्या है, तो वो आपके अकॉर्डिंग खुद ही वो आपको एक स्टाम्प पे लिख के बना के दे देंगे एफिडेविट, ठीक है। उससे कोई प्रॉब्लम भी नहीं होगी, बनवाना बहुत बड़ा खर्चा नहीं है इसका, तो ये हो जाएगा। अपने तरफ से रखे रहिएगा, जब वहाँ ज़रूरत पड़ेगी तो आप दिखा सकती हैं। और ऐसा भी हो सकता है कि ज़रूरत ना भी पड़े। अब बहुत बड़ा मिस्टेक नहीं होना चाहिए, ऐसा ना हो कि आपका जो है पूरा डेट ऑफ बर्थ गलत है, फिर दूसरा है, ऐसे में प्रॉब्लम आती है, बाकी में नहीं दिक्कत आती है। और डेट ऑफ बर्थ भी है तो उसका भी सोल्यूशन है, वो भी आप जाके एफिडेविट भी उसका बनवा सकते हैं। सब कुछ देखिए, कोई भी संकट है तो उसका उपाय है ना। तो ये सारी चीज़ें हैं, आपको इससे निश्चिंत रहना है। डीवी के लिए तैयारी शुरू कर दीजिएगा सभी लोग, जैसा कि मैंने आपको बता ही दिया है, क्योंकि कुछ सर्टिफिकेट हमारे होते बनवाने में जो है समय लगता है। और रही बात कि हमारा जाति प्रमाण पत्र और निवास प्रमाण पत्र, अब सब कुछ ऑनलाइन ही बनता है, तो आप कहीं भी जाएंगे सिमिलरिटी है, एक ही जैसा बनेगा। कुछ ऐसा भी पूछना चाह रहे होंगे कि सेंट्रल गवर्नमेंट का बनवाएं कि यूपी गवर्नमेंट का। आपको पता होगा कि राज्य सरकारें अलग बनवाती हैं और जो केंद्र सरकार का अलग बनता है। चूंकि आप राज्य सरकार में जा रहे हैं तो उसका ही बनवा लेंगे तो सही होगा आपके लिए, ठीक है। सेंट्रल का तो मान्य होगा ही, अगर आप इसका बनवाना चाहे तो बनवा सकते हैं, इससे कोई इशू नहीं आने वाला है, ठीक है। आप इसको अच्छे से समझ रही होंगी, मैंने जितनी भी चीज़ें बताई हैं। अब बात कर लेते हैं हम आपके जो है ग्रेड पे की कितनी सैलरी आपकी मिलती है। देखिए 2800 ग्रेड पे की है आपकी जॉब, जब आपकी ज्वाइनिंग होती है। इसमें कुछ ऐसे होते हैं कि आपकी जो है कटौती होती रहती है, और वो आपके अकाउंट में ही जमा होता है, वो फाइनली आपको बाद में मिलता है रिटायरमेंट के समय। और बात करें कि आपको अभी कितनी सैलरी मिलती है, तो इतना मान के चलेंगे कि आपको जो फर्स्ट सैलरी शुरू हो जाएगी आपकी, ये आपकी 40+ रहेगी, ठीक है। 40+ इतना आपकी सैलरी बनेगी। यही सारी चीज़ें थी इसमें, ऐसा नहीं है, ठीक है। और हर समय जो इंक्रीजमेंट होता है वो आपका जुड़ता रहता है, सैलरी में वो मिलता रहता है। इतना शुरुआत तो इतना आपका होगा। यही सारी चीज़ें हैं। बाकी इससे संबंधित आपको कोई और डाउट हो तो आप पूछ सकते हैं। बाकी जितने भी लोग जुड़े थे उन्होंने जितने भी क्वेश्चन पूछे होंगे, मैंने लगभग सभी के रिप्लाई दिए हैं। बाकी कोई अगर और भी होगा तो पूछ सकता है। मैं अभी आपको दिखाती हूँ न्यूज़पेपर में क्या न्यूज़ आई है, उसको आपको देखना चाहिए। देखिए स्क्रीन पे, मुख्य सेविका के 126 पदों को रिक्त रखकर 2693 के परिणाम जारी करें, कोर्ट ने कहा है। तो 2693 नहीं, 126 आपकी अब माइनस हो जाएगी, जो है आपका 200, ये देख सकते हैं आप यहाँ पे 2567 जो है परिणाम जारी किए जाएंगे इतने पद के लिए, क्योंकि ये 126 अब घटा दिए गए हैं। और ये जो 126 का मामला है वो 5 दिसंबर को उसकी सुनवाई है। ये सभी पेपर में भी निकला है, आपने ऑर्डर को चेक भी कर लिया होगा, वहाँ पर भी आ चुका है इलाहाबाद हाईकोर्ट की वेबसाइट पर भी। देखिए यहाँ पर क्या क्या चीज़ें लिखी हैं, एक बारी मैं आपको कुछ कॉमन चीज़ें बता रही हूँ, बाकी इसको आप पढ़ना चाहें तो मैं टेलीग्राम पे शेयर कर दे रही हूँ, आप वहाँ से पढ़ लीजिएगा। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने यूपी अधीनस्थ सेवा चयन आयोग को कहा कि मुख्य सेविका के 126 पदों को रिक्त रख जो है 2567 के परिणाम जारी करे, साथ ही इनके रोके गए मानदेय को भी 2 सप्ताह में भुगतान किया जाए। जो इनका मानदेय रुका था उन लोगों का, जो कि संविदा कर्मी है, उनके लिए है। और यह आदेश किसने दिया है? न्यायमूर्ति नीरज तिवारी जी ने दिया है। और दिया है कि वाराणसी की अनीता सिंह और 75 अन्य की याचिका पर दिया गया है। मतलब आपकी मेन जो थी अनीता सिंह के साथ बाकी 75 लोग, उनका तो यही है आपका। और इसमें यही कुछ खास मिला के आप लोगों के लिए ये सब नहीं है, मेन पॉइंट यही रहा। और ये है
यहाँ पर पढ़ लीजिए कि इस पर न्यायालय ने आदेश को संशोधित करते हुए कहा कि मुख्य सेविका के 126 पदों को रिक्त रखते हुए शेष पदों के लिए आयोग परिणाम घोषित कर सकता है। अगली सुनवाई 5 दिसंबर को होगी। तो ये जो 5 दिसंबर को, उससे आपका अभी तो कुछ नहीं है, लेकिन फिर भी 126 बहुत मायने रखता है अपने आप में, है ना। कहीं कहीं देखिए विभाग में तो वैकेंसी ही नहीं आती, पता लगा कुल 126 आ रही है। चूंकि यहाँ ज़्यादा है इसलिए कोई उतना बहुत इफेक्ट नहीं पड़ा है लोगों को, लेकिन 126 भी बहुत होता है। बाकी देखिए इसका डिसीजन क्या आता है, जैसे भी जो भी चीज़ें होंगी मैं अपडेट करती रहूँगी समय समय पर आपको। और काफ़ी लोगों ने आपका समर्थन किया है, बहुत सारे लोग आपके साथ जुड़े रहे, तभी इतनी जल्दी इसका परिणाम आया। नहीं तो जैसा मैंने बताया ना कि अधीनस्थ सेवा चयन आयोग में वर्षों लग जाते हैं। 8 वर्ष के बाद सोच के 2016 में भर्ती प्रक्रिया शुरू हुई और जाके 2024 में ख़त्म हुई है सम्मिलित तकनीकी सेवा के लिए। ताज्जुब की बात यह है कि पूरे पोस्ट के लिए जितने थे उसके रिजल्ट नहीं जारी हुए, कुछ ही के आए हैं, ये भी है। तो सोचिए क्या होता है। फिर भी आप लोगों के साथ बहुत सारे टीचर्स, बहुत ही अच्छे लोगों का सहयोग रहा, जो कि आप लोगों ने जो है इतनी जल्दी से अचीव किया इस चीज़ को। और मैं पूरी उम्मीद करती हूँ कि आयोग भी जल्दी रिजल्ट देगा आपका और आपका जल्दी से जल्दी सब कुछ हो जाएगा, ठीक है। बाकी आपको कोई क्वेरी हो तो आप पूछ लीजिएगा, मैं आपको खुद ही बता दूंगी। और रही बात लाइव डिस्कशन की, तो वो भी हम करेंगे जब आपको ज़रूरत लगेगी, ठीक है। तो इस वीडियो में फ़िलहाल इतना ही, नेक्स्ट वीडियो में जल्द मिलेंगे। आप लोग अच्छे से रहिए और अपनी आगे की पढ़ाई भी जारी रखे रहिए, क्योंकि यही अंत नहीं है। जिनके पास अभी एज है, मतलब जो तैयारी में है, तैयारी भी करते रहेंगे। नेक्स्ट वीडियो में जल्द फिर मुलाकात होगी। जय हिंद।